अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, अभी मैं मौजूद हूँ खानेवाल से 20 किलोमीटर के फासले पे सफारी डेयरी फार्म पे, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में ऑर्गेनाइज्ड है। और यहाँ पे बताता चलूँ कि पहले साहीवाल काऊ से ये शुरू किया गया था, लेकिन क्या वजह बनी कि साहीवाल काउस को छोड़ के यहाँ पे फ्रीजियन काउस को ला के रखा गया। ये सारी मालूमात हम जानेंगे इनके ऑनर से। और साथ ही साथ बताता चलूँ कि माशाल्लाह यहाँ पे अच्छा ऑफिस भी बना हुआ है, मिल्किंग एरिया भी बहुत अच्छा है। ये सब कुछ आपको साथ साथ इंटरव्यू के साथ साथ वीडियो में दिखाया जाएगा। तो अभी मेरे साथ अजमल हमीद साहब मौजूद हैं। इंटरव्यू वो करेंगे, बवक्ती ज़रूरत मैं भी क्वेश्चन इसमें ऐड करूँगा। आपसे करता हूँ रिक्वेस्ट कि वीडियो लास्ट तक देखें और चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आपका नाम? हमीदुल्लाह खान जी। किस इलाके से हैं? ये खानेवाल का इलाका है जी। खानेवाल शहर से 19 किलोमीटर के फासले पे गाँव है मेरा जी। माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत तरीके से महारत के साथ आपका डेयरी फार्म अल्हम्दुलिल्लाह हमने विज़िट किया है। कैसे मैनेज किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह की रहमत है सबसे पहले तो। दूसरी बात ये है कि मुझे कोई 10.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इसको शुरू किए हुए जी। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सीखते गए हैं, साथ साथ उसको फिर डेवलप करते गए हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान में हमारे फार्मर कौन सी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनके डेयरी फार्म फ्लॉप हो जाते हैं? अक्सर जो स्टोरीज़ मिलती हैं कि हमारा डेयरी फार्म फ्लॉप हो गया है, तो जब उन लोगों से, दोस्तों से पूछा जाता है कि क्या वजह है, तो कहते हैं जी पता नहीं। और जब उन्हें पूछा जाता है कि आपने कितने जानवर ख़रीदे थे, कितने बेच लिए, कितने खड़े हैं, तो किसी के पास रिकॉर्ड नहीं होता। मेरे ख्याल में जो सबसे पहली गलती है वो है रिकॉर्ड कीपिंग। जो बंदा रिकॉर्ड कीपिंग नहीं करता, उसे क्या पता कि मेरे अखराजात क्या हुए और मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है या मुझे नुकसान हो रहा है। उसका होता ये है कि अल्टीमेटली 2-3 साल के बाद फिर समझता है कि नहीं यार मुझे तो नुकसान हो रहा है, फिर फार्म बेचने पे आ जाते हैं। तो आपको इन मुश्किलात का पहले से इदराक था? सर मैंने जब फार्म शुरू किया तो मैंने पहले साल दिसंबर में मैंने हिसाब किया, जैसे कि कारोबार का आम तौर पे ये रन किया जाता है। उसमें मैंने देखा तो मुझे 1.5 लाख रुपए नुकसान आया। अच्छा। तो मैंने सोचा कि यार ये तो किसी गलत काम में हाथ डाल दिया। अच्छा। फिर मैंने बैठ के उसकी ना एक पूरा 10 साल का एक प्लान बनाया। ज़बरदस्त। वो 10 साल प्लान में ये तीसरे साल में जाके ये फिजिबल हो रहा था। सो मैंने फिर 2 साल बाकी यूँ समझे कि सिर्फ सब्र किया है और हिम्मत की है बस। और तीसरे साल जाके ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये प्रॉफिटेबिलिटी इसने माइनर शुरू की। चौथे साल में मुकम्मल ये प्रॉफिट में फिर शुरू हो गया जी। क्या ये किस्सा हर फार्मर के लिए है कि 3 साल के बाद ही प्रॉफिट होगा, या फिर कोई स्टार्ट में ही कर सकता है? इसमें अगर कुछ तो है कि जो लोग जानवर रिपोर्ट करते हैं और कहीं से अचानक या यहाँ से दूध देने वाले जानवर, दुधेल जानवर ख़रीद लिए जी, तो वो तो पहले दिन प्रॉफिट देगा जी। लेकिन वो दूसरे साल जब वो जानवर अपने साइकिल में आएगा और वो यानी दूध भी कम करेगा और हामला भी हो जाएगा और अगले बच्चे के लिए भी उसने तैयार होना है, तो अल्टीमेटली दूध कम हो जाएगा। जब दूध कम होगा तो वो मुश्किल ब्रेक इवन करेगा। और तीसरे साल उसके साथ एक की बजाय 2 बच्चे होंगे, पहले सूबे वाला बच्चा और दूसरे वाला। तो जब वो 2 बच्चे और तीसरा जानवर खुद खाएगा तो ये कभी भी प्रॉफिट में नहीं हो सकता। इंडिविजुअल जानवर कभी प्रॉफिट में नहीं हो सकता। हाँ, बाज़ लोग कहते हैं कि हम और डाल लेंगे, तो वो अगर और डाल लेंगे तो वो उनकी और इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल भी तो उसका शुमार होगा ना जी। ऐसी है। तो क्या मशवरा देंगे कि कितने जानवरों से आगाज़ करना चाहिए? मेरे ख्याल में इसमें जो छोटे साइज़ का जो कमर्शियल हिसाब से वो 25 जानवर मिनिमम का जो है सेटअप है ना, वो अच्छा चल जाता है। अच्छा। आपके पास कौन कौन सी नस्ल के जानवर हैं? मैंने शुरू में तो साहीवाल ही ख़रीदी थी जी। साहीवाल को फिर फ्रीजन के साथ क्रॉस किए जी, और उसके बाद फिर मैंने प्योर फ्रीजन ऑस्ट्रेलियन ली जी। अब इनके कुछ में मैंने माउंट बिलियार्डी के सीमन्स को कुछ उनके बच्चे आए हैं मेरे पास, बल्कि एक उसमें से एक गाय या समझें आज पहले सू गई है, उसके पहला सूआ है। तो 3-4 नस्लें हैं मेरे पास। स्वीडिश रेड भी है। अच्छा, साहीवाल नस्ल से आपने स्टार्ट किया, लेकिन साहीवाल जबकि पाकिस्तानी नस्ल है उसको छोड़ के आप दूसरी फ्रीजियन की तरफ गए, इसकी क्या वजह थी? वजह सादी सी है कि हमारे यहाँ जो साहीवाल की जो मतलब इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो एक बना हुआ इदारा वो गवर्नमेंट का ही है। तो उन्होंने साहीवाल का तो तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, पता नहीं किसका किया है, ये तो खैर अंदाज़ा नहीं है। तो दूध चूँकि साहीवाल में एक तो 8-10 लीटर से ज़्यादा नहीं होता, दूसरा उसके लैक्टेशन इतनी लंबी नहीं होती, वो मैक्सिमम आपको 4-5 माह दूध, जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है वो दूध से ड्राई हो जाती है।
ये जानवर जो है क्रॉस में एक तो ये दूध ज़्यादा अरसा देते हैं और ज़्यादा दूध देते हैं। आपके नज़दीक अच्छे जानवरों का इंतखाब बड़ा ज़रूरी है, तो इंतखाब का मरहला कैसे किया जाए? सर एक तो जानवर की जो शक्ल शुबाहत है उससे भी अंदाज़ा होता है कि जानवर दुधेल है या नहीं। दूसरा ये है कि जिस नस्ल का आप जानवर ख़रीदना चाह रहे हैं, ज़ाहिर है उस नस्ल की कुछ ना कुछ निशानियां हैं, उसके जिस्म के अंदर नज़र आती हैं, उसके मुंह से नज़र आता है, उसके अडर से नज़र आता है, उसकी बॉडी से पता चलता है कि ये जानवर में अंदर निशानियाँ हैं। तो ज़ाहिर है उनको देख के ही अच्छे जानवर का इंतखाब हो सकते हैं। इम्पोर्टेड ब्रीड्स मंगवाना बेहतर है या पाकिस्तानी क्रॉस फ्रीजियन वगैरह बेहतर है? अगर तो कोई बंदा इनके लिए, अभी जैसे देखें कि हमारे शावर्स चल रहे हैं इसके ऊपर और बड़े बड़े हमने पंखे लगाए हैं जो अभी हमने सिर्फ इस नॉइज़ को रोकने के लिए, शोर को रोकने के लिए बनती हैं थोड़ी देर के लिए। तो अगर तो ये कोई होल्ड कर सके तो फिर तो बेशक बाहर वाला भी रख सकता है। अगर मैंने रख लिया तो बाकियों को क्या मसला है, रख सकते हैं। लेकिन अगर लोकल क्रॉस में हो तो ये थोड़ा सा इसको रखना आसान है। लेकिन इन जानवरों की केयर हमारी जो देसी ब्रीड्स हैं, साहिवाल, देसी, उनसे मुश्किल नहीं इनका मामला? जी बिल्कुल मुश्किल है, थोड़ा सा ख़र्चा भी ज़्यादा है इनका और इनकी बीमारियों का भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ी सी इनमें ज़्यादा होती हैं। आपके पास एक ही 3-4 ब्रीड्स हैं, आप नाम लीजिएगा दोबारा। मेरे पास एक तो लोकल क्रॉस हैं फ्रीजियन के साथ जी, प्योर हैं फ्रीजियन, होलिस्टिन फ्रीजियन जी। तीसरे मेरे पास माउंट बिलार्डी और चौथी स्वीडिश रेड है जी। ज़बरदस्त। बेहतरीन किसे पाया? मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जितनी गर्मी है ये इस हिसाब से तो क्रॉस बेहतर है, लेकिन अगर दूध को देखा जाए या बाकी हालात देखे जाएँ तो फिर वो प्योर फ्रीजियन जो है वो बेहतर है जी। आपके डेयरी फार्म पर जानवरों के दूध देने की एवरेज क्या है? मेरे पास 25 लीटर से तो कोई भी कम नहीं है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मैक्सिमम कोई 2-1 जानवर मेरे गया तो वो 52 लीटर क्रॉस किया उन्होंने, और जो लोकल में है, लोकल क्रॉसेज में है, वो 46 लीटर प्लस किया उन्होंने। अच्छा, चारे में क्या क्या देते हैं? वंडा, फीड, साइलेज, थोड़ी सी डिटेल बता दीजिएगा। होल द ईयर साइलेज ही चलता है हमारे पास जी, और वंडा तो डेली इनकी खुराक का हिस्सा है। जो जानवर जितना दूध देता है ज़ाहिर उसके हिसाब से एक तनासब बना हुआ है, 3 लीटर दूध पे 1 किलो वंडा, लेकिन हम थोड़ा सा उससे ज़्यादा देते हैं क्योंकि वो इनकी उसको कवर नहीं करता। हम 2.5 लीटर पे 1 किलो वंडा देते हैं। बाकी साइलेज है, सब्ज़ चारा अगर अवेलेबल हो तो देते हैं, ना हो तो नहीं देते। तो साइलेज तकरीबन एक गाय कितने केजी यूज़ कर लेती है? जो बड़ी गाय है वो अगर अकेला साइलेज दें तो 24 घंटे में तकरीबन 35 किलो, और बहुत बड़ी हो, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हुजम हो उसका तो वो 40 किलो तक पहुंच सकती है, अदरवाइज़ 30 से 35 किलो के दरमियान रह जाती है। तो क्या इनकी खुराक में कोई तब्दीली भी करते हैं? फ़र्ज़ करें जो प्रेग्नेंट है, जो ताज़ा सुई है, जो दूध दे रही है, अगर तब्दीली नहीं करेंगे तो प्रेग्नेंट जानवर की खुराक और है जो ड्राई प्रेग्नेंट है, ज़बरदस्त, और जो दूध दे रहा है उसकी खुराक और है। इनकी खुराक में फ़र्क है, जो छोटा बच्चा है उसकी खुराक और है। इन चीज़ों का इल्म होना बड़ा ज़रूरी है। इल्म के बगैर तो फिर कुछ नहीं हो सकता। लेबर कितनी है सर? लेबर हर जगह हमने लोगों को चीखे मारते सुना है कि लेबर 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 लेबर। मेरे पास खुशकिस्मती है कि बच्चे सारे ही अच्छे हैं माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। दूसरी बात ये है कि मेरे 113 जानवर इस वक्त खड़े और इनको संभालने के लिए सिर्फ 6 लोग हैं जी। अच्छा, माशाल्लाह, अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। बहुत अच्छे से। अच्छा सर, एक गाय पर रोज़ाना का खर्चा अगर पूछूँ तो 600 से 700 रुपया, अगर एक 25-30 लीटर दूध देने वाली गाय है तो 600 से 700 रुपया वो अखराजात ले लेती है जी। सर हमने अक्सर फॉर्म पे देखा है जितने भी बड़े हैं कि उन्होंने डॉक्टर रखा होता है, DVM डॉक्टर, लेकिन यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा, इसकी क्या वजह है? असल में ये एक तो मुझे ख़ुद ज़ाती तौर पे 10 साल से ज़्यादा अर्सा चूँकि हो गया तो कर रहे हैं, कुछ तो ख़ुद भी सीख गए हैं। दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में 100 एनिमल पे डॉक्टर अभी मेरे ख्याल फिजिबल नहीं है मेरे लिए। सही। सर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मसनूई बारिश का भी एहतमाम किया गया है जो कि ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद चल रही है फिर रुक रही है, इसका क्या सिस्टम होता है, क्यों ये ज़रूरी है? ये जानवर जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो जानवर का जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी साथ साथ राइज़ करता है। सही। और जैसे हम नहाने या शावर के नीचे प्लेजेंट फील करते हैं तो इसी तरह जानवर भी प्लेजेंट फील करते हैं। तो हमारा ये सिस्टम ऑटो लगा हुआ है जो कि 2 मिनट शावर चलते हैं आजकल, मतलब टाइमर हमारी मर्ज़ी से है, जब हम जितना कर सकें। 2 मिनट शावर चलते हैं, फिर 5 मिनट पंखे चलते हैं, फिर 2 मिनट शावर चलते हैं। तो जानवर इससे ये है कि जानवर कूल रहता है और कंफर्टेबल रहता है। सही। और सबसे ज़्यादा जानवर को जो मुश्किल आती है वो ह्यूमिडिटी यानी नमी के साथ आती है। तो ये जो बड़े फ़ैन हमने लगाए हुए हैं तो ये इनकी ह्यूमिडिटी को जो है ना वो
थ्रू आउट करते हैं और कंट्रोल होती है, उससे जानवर थोड़ा सा उससे आसान हो जाता है। सर ये जो आपने शेड बना रखा है, इसका आइडिया कहाँ से लिया? किसी इंजीनियर ने दिया या खुद से ही प्लान किया ये? सर ये उस वक्त मतलब 2009 में ये शेड बनाया था हमने, तो उस वक्त ये तैयार छतों वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चल रहा था। तो इसमें थोड़ी सी खैर हमारी काफ़ी ज़्यादा मुआवनत नेस्ले ने भी की। सही। मुआवनत किसी और शक्ल में नहीं की, सिर्फ उन्होंने मालूमात की शक्ल में की। सही। सर मैं इसकी पैमाइश जानना चाहूँगा कि कितनी चौड़ाई और कितनी लंबाई है? हमारे इस शेड की जिसमें हम खड़े हैं, इसकी लंबाई तो 120 फीट है और जो चौड़ाई है इसकी ये तकरीबन 40 फीट दोनों साइडें हैं, और दरमियान में ये जो गैलरी है ये 12 फीट की है जी। सर इसकी हाइट भी बता दीजिएगा कि? सर जो सेंट्रल हाइट है गैलरी वाली, ये तो हमारी 19 फीट है। सही। और जो हमारा जहाँ से स्टार्ट हुआ आखिरी वाला, वो हमारा 13 फीट से है जी। सही। सर मैं जानना चाहूँगा कि इतनी काउस के लिए कंफर्ट जोन कितना होना चाहिए? असल में इसका जो तरीकाकार है वो ये है जी कि जो फीडिंग टेबल है ना, जिसे हम खुरली कहते हैं, तो इस पे एक एनिमल को 3.5 फुट जगह रिक्वायर्ड है। सही। तो आपकी जितनी लंबाई है उसको 3.5 पे तकसीम कर लो तो उसका जवाब आ जाएगा क्या। लेकिन जानवर 3 फुट के अंदर बआसानी गुजारा कर लेता है। सही। और बाकी खुली ओपन जगह जो है 40 फीट इसको कवर्ड चाहिए, और बाकी ओपन एरिया जो है वो भी 40 फीट ही चाहिए। सर एंड पर मशवरा दीजिए, जो लोग आपको देख रहे हैं, आपकी तरफ देखकर मोटिवेट हुए हैं, डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, उनको क्या मशवरा देंगे? सर सबसे पहले तो ये है कि जो लोग रिकॉर्ड कीपिंग नहीं करते वो उनका फार्म उनको नहीं समझ आता कि प्रॉफिट में है या नुकसान में है। दूसरी बात ये है कि जानवर वक्त मांगता है, जो एब्सेंट लोग हैं वो कभी भी फार्मिंग ना करें ना कर सकते हैं। एब्सेंट आदमी का ये काम नहीं है। बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी के पास पैसे वो इन्वेस्टमेंट लेके आ जाता है और फिर वो कहता है कि जी कर लें, तो ये इस तरह नहीं हो सकता। दूसरा ये वक्त मांगते हैं। जानवर बेज़ुबान है, उसने आपको नहीं बताना कि मुझे बुखार है, मुझे, कि आपने ऑब्जर्वेशन करनी है। अपने जानवरों का ख्याल रखेंगे तो ज़ाहिर फार्म कामयाब है। तो फ्रेंड्स ये आप देख रहे होंगे कि इन अंकल ने अपने फार्म की एंट्रेंस पे ये डिपिंग सिस्टम भी लगा रखा है। इसका मकसद ये है कि जब कोई दूसरे फार्म को विज़िट करके आ रहा है, वहाँ पे बाज़ औक़ात कोई बीमारी आई होती है जो पाँव से लग के इस फार्म में भी मुंतकिल हो सकती है। तो लिहाजा इसका सद्देबाब यूँ किया जाता है कि यूँ पानी में कुछ ऐसे केमिकल्स मिला दिए जाते हैं जो कि जरासीम कश होते हैं। लिहाजा अगर कोई दूसरे फार्म से विज़िट करके आया है कि जिसमें कोई ऐसे जरासीम है, कोई बीमारी है, तो वो इस फार्म में मुंतकिल ना हो, उसके सद्देबाब के लिए एहतमाम किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और ये भी बताता चलूँ कि इन्हीं अंकल ने बहुत अच्छे अंदाज में एक बकरी फार्म भी बना रखा है। उसका लिंक ये ऊपर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप इनकी बकरी फार्म वाली वीडियो भी देख सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।